हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा संडे स्पेशल वीडियो नंबर 11 जनरल स्टडीज का पोर्शन। यहां से अगर जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करूं तो 40 क्वेश्चन आपको आएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, अलग अलग एग्जाम में आपको भी फायदा पहुंचाएगा, सारा को एंजॉय कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, झारखंड से आज कम प्रीवियस ईयर है, बाकी अलग अलग एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रहेगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक जाइएगा। टेलीग्राम से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। पेपर 1 का आप लोग के लिए कोर्स है, जस्ट 399 में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर डिटेल में पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास समझ जो है पेपर 1 का जो है हिंदी इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो आपको पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट विजिट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। केवलादियो नेशनल पार्क बोला जा रहा है राजस्थान में है। हेमिस नेशनल पार्क बोला जा रहा है राजस्थान में है, सॉरी लद्दाख में है। इंद्रावती नेशनल पार्क बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में है। दुधवा नेशनल पार्क बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क बोला जा रहा है बिहार। और नंदा देवी नेशनल पार्क बोला जा रहा है सिक्किम में है। तो कौन इसमें गड़बड़ है आपको यह बताना है। अगर आप लोग पास्ट का एग्जाम को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि इतना जितना भी नेशनल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग अलग एग्जाम में रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। तो सारा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सारा का सारा लोकेशन सही है एक्सेप्ट नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क सिक्किम में नहीं है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में देखने को मिलता है, इसीलिए जो है आपका गड़बड़ नंबर पार्ट नंबर एफ में हो जाएगा। ओके, तो एफ करेक्ट नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क सिक्किम में नहीं, नंदा देवी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, यानी कि यूके में है। बाकी देख लेते हैं केवलादियो नेशनल पार्क के बारे में। केवलादियो नेशनल पार्क आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंपॉर्टेंट भी है। हेमिस नेशनल पार्क आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, अब तो अलग हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख वाला रीजन में देखने को मिलता है आपको हेमिस नेशनल पार्क। और भारत का यह हाईएस्ट नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि एक छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रख लीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, और नंदा देवी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जैसा बताया। उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर, इसको याद रख लीजिएगा, वैली ऑफ फ्लावर। ओके, और सिक्किम में जो है आपको पता होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क है। क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम भारत का क्या है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ का जो है आपको देखिएगा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या मामले में सबसे कम है। आप लोग देखिएगा एरिया जो है सबसे कम गोवा का होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 मैं बताता हूँ आपको। एक होता है पीन वैली नेशनल पार्क, पीन वैली। एक आता है कांगड़ा वैली, एक आता है न्यूरा वैली नेशनल पार्क। पीन वैली, कांगड़ा वैली, एक न्यूरा वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कांगड़ा वैली आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क था। अब एक न्यूरा वैली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, 3 आता है, एक थोड़ा सा न्यूरा वैली, कांगड़ा वैली, पिन वैली एक तरह बनता है, राइमिंग होता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट बन जाता है। एफ इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रख लीजिएगा। बाकी हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रख लीजिएगा, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। ओके, चलिए इसको याद रखिएगा। झारखंड में आपका तो एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि आपको पता होगा, बेतला नेशनल पार्क, इसको दर्जा दिया गया था 1986 में। और पलामू के जो जंगल है उसमें पूरा विश्व में सबसे पहले बार बाघ की जनगणना कराया गया था 1932 में, तो इसको याद रख सकते हैं। पूरा विश्व में जाइएगा तो जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वह है आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क, इसको 1872 में स्टेब्लिश किया गया था। येलो स्टोन नेशनल पार्क यह आपका यूएसए में देखने को मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1872 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, उसी समय जिस समय 1872 में लॉर्ड मेयो काल में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ड्रग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स डिजीज टू बी क्योर्ड। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक बीमारी है कि उपचार के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली दवा है वह सही से सुमेलित नहीं है, तो आपको यह बताना है।
तो इनमें 4 ड्रग देखने को मिल रहा है, सारा का किसी का इलाज होता है कोई ड्रग से। एक ड्रग मैच नहीं है तो आपको बताना है कि वह ड्रग कौन सा है। ओके, कोरोना वायरस बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इनकंटिनेंस यानी जिसको बोला जा रहा है कि असंयम, असंयम समझते हैं जिसको अकबकाहट टाइप के होने लगता है, उसको बोलते हैं असंयम। तो उसमें बोला जा रहा है कि ऑक्सी ब्यूटिनिन का यूज किया जाता है। मलेरिया में क्यूनिन दवा का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आपका एंड्रोमेट्रियोसिस, ठीक है, ये फीमेल में एक तरह का प्रॉब्लम होता है, गर्ल्स लोग समझते हैं, तो उसके लिए जो है से आपको डेनाजोल टैबलेट देखने को मिलता है। तो कौन इसमें जो है से सुमेलित नहीं है, तो आपको यह बताना है। देखिए यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, कोरोना वायरस जो है से सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं। इसके लिए जो दवा यूज होता है वह होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट नहीं होता, इसको याद रखिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, NaClO है, NaClO याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखें। सारा इंपॉर्टेंट है। क्यूनिन तो आपको पता होगा, सिंकोना जो ट्री होता है उसके बाग से निकाला जाता है, मलेरिया के लिए जो है से इसको इलाज के लिए यूज किया जाता है। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड यूज नहीं होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज होता है। कोरोना वायरस के लिए देख लीजिएगा ना, आजकल इसका SARS आपको पता होगा, SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। और बाकी डिजीज का नाम तो कोविड-19 है ही। जब ये कोरोना वायरस चल रहा था उस समय एक फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहा था जिसका नाम है SOP, तो इसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यही इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, उसमें बहुत न्यूज में चल रहा था, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग को करना है, SOP। आंसर हो गया आपका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आपको लंग को इफेक्ट करता है, इसीलिए आप लोग को बोला जाता है नाक मुंह वगैरह को नहीं छूना है, मास्क लगा के रखना है। ओके, तो लंग को अफेक्ट करता है। ओके ना, तो आंसर नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज होता है, फॉर्मूला NaClO हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट है द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम या फिर आपका टिन। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो जो ऑप्शन नंबर B, C और D है सारा का सारा मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो जो मेटल होगा उसका तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होगा से नॉन मेटल से ज़्यादा ही होगा। तो इसका आंसर इजी क्वेश्चन था, ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। क्या होगा, ऑक्सीजन। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना, -218 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखें। बाकी इसको 1774 ईस्वी में खोजा गया था जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। ऑक्सीजन को याद रखिए, एक तरह का नॉन मेटल है। ओके, बाकी ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, याद रख लीजिएगा। जो ऑक्सीजन होता है, जो पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन देखिएगा, जिसका फार्मूला O2 होता है, तो ऑक्सीजन जो अर्थ का क्रस्ट है यानी कि भूप्रपट्टी, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 47% बोल सकते हैं, 46.6% होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है, तो आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। दूसरा नंबर पे आता है लोहा, तीसरा नंबर पे आता है आपका कैल्शियम। तो तीनों चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिएगा परसेंटेज वाइज तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 47%। उसके बाद एक जो है आपका मेटलवाइड होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन लगभग और पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में 27% पाया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलता है लगभग 8%, और इसके बाद ही 5% आयरन होता है, और कैल्शियम इसका जो है से 3.6%, 3.5% होता है। इतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का याद रख लीजिएगा सबसे ज़्यादा 47%, सिलिकॉन 27%, और एल्यूमिनियम याद रख लीजिएगा, और लोहा कि हाँ ये कम से कम जो है से 8% और 5% पाया जाता है पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में। तो इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट 5 एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद आ जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आ जाएगा आयरन, उसके बाद आपका कैल्शियम। तो ये फर्स्ट 5 एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, इसको याद रखें। एलिमेंट सबसे ज़्यादा पूछेगा, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मेटल सबसे ज़्यादा पूछेगा, आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। और दूसरा सबसे ज़्यादा मेटल पूछेगा तो आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, और बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटलवाइड कौन है, तो आपका हो जाएगा आंसर सिलिकॉन। अगर पूछेंगे कि दूसरा सबसे पाया जाने वाला तत्व कौन है यानी एलिमेंट, तभी आंसर आपका सिलिकॉन ही होना चाहिए, 27% पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें होता है, इसको याद रखिएगा। आंसर इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे कम होता है।
प्लेटिनम वगैरह और गोल्ड वगैरह और सिल्वर ऐसा धातु होता है जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है आपका। और सोडियम तो एक ऐसा धातु है जो कि ऐसे नॉर्मली जलने लगता है, पानी में भी आग लग जाता है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ओके। और टीन तो आपको पता होगा एक मेटल है, बहुत सारा यूज होता है इसका मेटल वाइट वगैरह बनाने के लिए, नहीं तो फूड पैकेट को फूड वगैरह को स्टोर करने के लिए उसको बनाया जाता है कंटेनर। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। आपको बताना है कि कौन सा वह कंट्री था जो ऐसे यूनाइटेड किंगडम से जो है से आज़ादी मिला। यूनाइटेड किंगडम कहने का मतलब होता है आपका जो है ब्रिटेन वगैरह आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो वह कंट्री कौन था? उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला या फिर साउथ कोरिया? कौन था वह कंट्री? तो देखिए वह कंट्री जो था से आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। जो ब्रिटेन देखिएगा इस अपना नीति के चलते हर एक कंट्री को गुलाम बना लिया था, लगभग देखिएगा हर एक कंट्री नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही कंट्री को जैसे गुलाम बना के रखा था, अपना कॉलोनी बना के रखा था। तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इसको छोड़ा नहीं गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में इसको स्वतंत्रता मिला था, जहाँ के वहाँ पे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे आपको बने थे वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आपको याद होगा डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 4 जुलाई को मिला था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अमेरिका में एक आप स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं, स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं, वह जब यूनाइटेड स्टेट्स जब आज़ाद हुआ था तो उस समय उसको फ्रांस दिया था, ठीक है। कि कौन दिया था कंट्री? फ्रांस, पता है ना, जो कि फ्रांस एक जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। देख लीजिएगा अलग अलग कंट्री यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है से आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। यहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स है ना, तो इसको याद रखिएगा। ओके, बाकी देख लीजिएगा सारा वेनेजुएला वगैरह इधर देखने को मिलेगा, सारा लोकेशन वगैरह। एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, जो वेनेजुएला कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल का रिजर्व मौजूद है। वेनेजुएला कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑयल का रिजर्व मौजूद है। चलिए अब यहाँ पे यूके के बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपका। यूनाइटेड स्टेट का तो करेंसी वगैरह मालूम होगा, डॉलर वगैरह चलता है, करेंसी वगैरह भी आपसे पूछा जाता है। यूके का देखिएगा पाउंड स्टर्लिंग वहाँ पे चलता है ना। यूके में टोटल 4 कंट्री देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन, आप लोग देखने को मिलेगा इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड एंड एक मिलता है इंग्लैंड स्कॉटलैंड, और एक मिलता है आपका वेल्स। क्या है? वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स 3 कंट्री मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और इसमें जब जो है आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है, तब इसको जाके आप लोग यूके का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, इसको याद रखिएगा। स्कॉटलैंड लैंड ऑफ केक इसको कहा जाता है। ओके, चलिए पाउंड स्टर्लिंग चलता है यूके, आपको पता है। ब्रेक्जिट वगैरह हुआ था ना, तो आपको आइडिया होगा कुछ कुछ, सारा चीज़ देख लीजिएगा, यही सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्वेंटर ऑफ द इंस्टेंट नूडल वाज सिटीजन ऑफ विच कंट्री। बोला जा रहा है इंस्टेंट नूडल जो आप मैगी चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो जो इंस्टेंट नूडल के अंतर्गत आता है मतलब तुरंत बन जाने वाला, तो उसका जो आविष्कारक थे किस कंट्री के थे? चाइना को, साउथ कोरिया, जापान या फिर नॉर्थ कोरिया? सब लोगों को लग रहा होगा कि इंस्टेंट नूडल सबसे ज़्यादा चाइना में चलता है, तो लोग इसको चाइना को टिक लगा लेंगे, तो चाइना को टिक लगाइएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके जो आविष्कारक थे वो जापान से थे। क्या थे? जापान से। इंस्टेंट नूडल का भी आपके पास समक्ष देख लीजिएगा, यही है आपका एक इंस्टेंट नूडल होता है, इस तरह से बनता है। और जो पर्सनालिटी आविष्कार किए थे उनका नाम था मोमोफुकू एंडो, ठीक है। तो देख लीजिएगा निशिन फूड्स इन जापान के आविष्कारक थे। ओके, लॉन्च किए थे 1958 वगैरह में। तो यही थे इन्वेंटर ऑफ नूडल्स। ओके, इंस्टेंट नूडल का बोला जाता है। ये आई थिंक एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जापान के वो पर्सनालिटी थे, देख लीजिएगा नाम याद रखिएगा, मोमोफुकू एंडो। जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ओके, और घुमा घुमा के देखिएगा क्वेश्चन आगे पीछे पूछते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में। मोमोफुकू एंडो पर्सन भी थे, याद रख लीजिएगा। पर्सन का नाम वहाँ पे पूछा नहीं गया था, आपसे कौन थे, कहाँ गए थे, वो पूछा गया है। फाइंड द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर देखिएगा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, और न्यूमेरिकल वगैरह इसके एग्जाम में पूछ जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर न्यूमेरिकल आता है, पावर वगैरह पर न्यूमेरिकल आता है, लेंस वगैरह पर हो सकता है, पावर ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ये सब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से पास्ट में जेएसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स, तो आगे भी आने की संभावना रहती है। आइए न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आप लोग के लिए सोल्व कर देते हैं।
देख लीजिएगा यहाँ से जो इमेज डिस्टेंस है 20 है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका 25 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25। अगर इस लेंस के बारे में देखिएगा तो इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसमें जो होता है से यू माइनस होता है, यू माइनस होता है और भी प्लस होता है। अगर वहाँ पे वर्चुअल इमेज दिया रहता तो हम भी प्लस लेते, तो यू पॉजिटिव होता है और भी निगेटिव होता है। यू आपका कितना था, यू था आपका 25, ओके, और भी था आपका 20। फार्मूला अगर लेंस फार्मूला लगाइएगा तो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/f 1/b माइनस 1/u होता है, ओके। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/u 1/25। अब ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, U25 था, U25 था, V20 था ना जी, हाँ जी। तो U जो है 25 है, V आपका 20 था, यहाँ पे V है, ओके, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो U जो होता है से माइनस में होता है, क्या होता है, U जो होता है से माइनस में होता है, यहाँ पे आपका V माइनस यू होता है, सॉरी, क्या होता है फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। तो 1/v देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पहले 20 रखूंगा, उसके बाद 1/ वहाँ पे 25 रखूंगा, और यहाँ पे -25 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप लोग हल कीजिएगा तो 9/100 आएगा, कितना 9/100। तो यहाँ से एफ का वैल्यू अगर निकाला जाए तो 100/9 आएगा, और 100/9 डेटा सेंटीमीटर में आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/9 मीटर आएगा। और आप को पता होगा अगर पावर ऑफ लेंस निकालना होगा तो P = 1/f लगाते हैं, तो 1/f यानी कि 1/9, 1/1/9 लगाइएगा, तो 1/1/9 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मीटर डायोप्टर आ जाएगा। तो 9 डायोप्टर, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है, इसको याद रखें, u होता है यहाँ पे, ओके। और u दिया हुआ था आपका -25, क्योंकि u जो होता है इधर होता है, लेफ्ट इधर से, और v इधर बनता है, तो इधर प्लस हो जाता है, ओके। तो इसको याद रखें। तो इस तरह से इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो आपका 9 डायोप्टर आ जाएगा। और ऐसे भी याद रख लीजिएगा, आइए समझा देते हैं, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस कभी बोल देगा तो याद रखिएगा आपका आंसर जो होगा प्लस में ही होगा, पावर जो है प्लस में ही आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं। तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाएंगे, ओके, तो समझ लीजिएगा। तो 9 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व किया देख लीजिएगा, फॉर्मूला यही होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u, ओके। u आपका माइनस में होगा यहाँ पे, और v जो है आपका प्लस में होगा। u भी यहाँ पे दिया हुआ है, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो इसको आप लोग डाटा रख लीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 1/9, और 1/9 को आप लोग रखिएगा वैल्यू, f = 1/f होता है, तो वहाँ पे 9 डायोप्टर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पार्लियामेंट कंडक्ट्स डैश सेशन ईच ईयर। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है एक साल में कितने सेशन को कंडक्ट करता है, एक सेशन को एक साल में कितने सेशन को कंडक्ट करता है। तो देखिए एक साल में हम लोग 3 सेशन को कंडक्ट कराते हैं यहाँ पे भारत में, ठीक है, 3 सेशन को कंडक्ट कराते हैं। और 3 सेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग देखिएगा, जैसे कि यहाँ से एक चीज़ बता देते हैं कि जैसे संविधान का जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 है, ये सब के बारे में बात करता है कि हम लोग का सेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम लोग का सेशन बुलाने के लिए होता है। तो फर्स्ट सेशन आता है बजट सेशन, क्या आता है, बजट सेशन, इसको याद रखिएगा। बजट शब्द जो है आप लोग देखिएगा हमारा संविधान में मेंशन नहीं है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, किस आर्टिकल में है बताइए। बजट शब्द जो है किस आर्टिकल में नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए किस में है, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। तो बजट सेशन सबसे ज़्यादा लंबा होता है, देखिएगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलता है, यहाँ तक कभी कभी मई में भी घुस चला जाता है। सेकेंड सेशन आपको आइडिया होगा, जो बजट जो आता है से आपके, उसके बाद जो है से आपका आएगा मानसून सेशन, क्या आता है, मानसून सेशन आता है। और मानसून सेशन जो होता है इसको याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट होता है ना, ये जो सेशन होता है बजट सेशन वो लॉन्गेस्ट होता है। फिर मानसून सेशन आप लोग को देखने को मिलेगा जुलाई अगस्त तक चलता है, और उसके बाद जो थर्ड आता है आपको देखने को मिलेगा विंटर सेशन। विंटर सेशन जो है आपको नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। 3 तरह का सेशन है, आर्टिकल 85 के तहत जो है इसको बुलाया जाता है। एक आप लोग जो ज्वाइंट सिटिंग देखते हैं, यानी कि जो संयुक्त सत्र होता है, वह किसी सत्र में ऐसे आता नहीं है, उसको जो आर्टिकल 108 के तहत जो है से प्रेसिडेंट बुलाते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए देखिए आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग तो बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पर, लेकिन वो हेड जो होता है यानी कि उसकी जो अध्यक्षता होता है, प्रेसाइड किया जाता है, वह लोकसभा स्पीकर के द्वारा प्रेसाइड किया जाता है। अगर लोकसभा पर स्पीकर नहीं हो तो जो डिप्टी लोकसभा स्पीकर होंगे वो करेंगे, और अगर डिप्टी लोकसभा स्पीकर नहीं होंगे तो फिर राज्यसभा का चेयरमैन करेंगे। अगर राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होंगे तो फिर सर्वसम्मति से देखा जाएगा किस पर्सन को इसको अध्यक्षता करने का जो है सब सहमति से देखेगा किसको करने का इसको अधिकार देना है, ओके। तो इस तरह से चीज़ होता है, तो इसको याद रखिएगा।
आर्टिकल 85 के तहत हम लोग का सेशन वगैरह चलता है। ओके, बुलाया जाता है सेशन। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग? बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग है उसके संस्थापक कौन है? लिएंडर पेस, रोजर फेडरर, मार्टिना नवरातिलवा है और उसके बाद महेश भूपति। क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल टेनिस जो लीग है उसका जो है से फाउंडर जो है इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, महेश भूपति जो है। अब एक इंडियन प्लेयर है, इंडियन टेनिस प्लेयर है, तो इसको याद रख सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2013 में इसको फाउंड किया गया था, इसको याद रखते हैं। 2014 से मैच चलना शुरू हो गया था। ओके, टेनिस देखते हैं, जिस फील्ड पर टेनिस खेला जाता है उसको आप लोग कोर्ट बोलते हैं। टेनिस का कोर्ट होता है, फुटबॉल वगैरह का आप लोग को पता होगा, फुटबॉल वगैरह का ये सब जो होता है मैदान वगैरह होता है, यानी कि फील्ड, क्रिकेट वगैरह का, हॉकी का। ओके, जहाँ बॉक्सिंग खेला जाता है उसको आप लोग रिंग बोलते हैं। जहाँ पे रेसलिंग कुश्ती होता है उसको आप लोग अखाड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ बोला जाता है। कोर्ट जो होता है ना, टोटल 4 तरह का होता है। नाम आप लोग सुने होंगे, क्ले वगैरह का होता है, हार्ड कोर्ट वगैरह होता है, ग्रास वगैरह होता है। तो ये सब तरह के 4 तरह का टोटल कोर्ट आता है। एक क्ले कोर्ट आता है, याद रखिएगा, क्ले। और क्ले कोर्ट का बादशाह आप लोग राफेल नाडाल को बोलते हैं, याद रखिएगा। राफेल नाडाल ब्रिटेन के एक पर्सनालिटी हैं। ओके, योर आंसर इज महेश भूपति, इंडियन पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक? यहाँ पे हो, राइटर ऑफ द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट। क्या होगा? द डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा, तस्लीमा नसरीन, मिशेल ओबामा या फिर बेनजीर भुट्टो? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो जो है आपको देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर जो है 13th प्राइम मिनिस्टर थे, 13th प्राइम मिनिस्टर थे। इसको याद रखिएगा, बेनजीर भुट्टो। तो यही जो है बुक लिखे हैं आपको, द डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी प्रियंका चोपड़ा का अभी लेटेस्ट जो है बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत न्यूज में रहा है, द मेमोयर्स। द मेमोयर्स इनका बुक इंपॉर्टेंट है। तस्लीमा नसीर है ना, ये एक बांग्लादेश के हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश के राइटर हैं। इनका एक बुक है लज्जा, तो याद रखिएगा, इनके लिए बहुत फेमस है ये लज्जा बुक है। ये बांग्लादेश के पर्सनालिटी है, भी पूछ सकते हैं। मिशेल ओबामा के बारे में तो आप लोग सब परिचित होंगे। यह जो है वाइफ है आपका बराक ओबामा के, आपको पता होगा, चूँकि फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे थे। ओके, इनके द्वारा एक बुक है आप लोग को देखने को मिलेगा, बिकमिंग। क्या? बिकमिंग। किनके द्वारा? मिशेल ओबामा के द्वारा एक बुक है, बिकमिंग। लेटेस्ट बुक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बराक ओबामा के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक आप लोग देखिएगा, पूछते हैं, द ऑडेसिटी ऑफ होप। इनके द्वारा बुक है, बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो सारा बुक देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका चोपड़ा वाला देखिएगा, बुक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द मेमोयर्स। आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, और एक इंडियन पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द डेवलपर ऑफ हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो उसको जो है देखने को मिलेगा, डेवलपर कौन है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या फिर एप्पल? कौन है? देखिए, गूगल जो है इसको लॉन्च नहीं किया है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट किया है, ना ही एप्पल किया है। इसको जो लॉन्च किया हुआ है किया है फेसबुक। तो फेसबुक जो है हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया है। ओके, अब फेसबुक का नाम तो आपको पता होगा, मेटा हो गया है। तो लेटेस्ट वगैरह ये सब न्यूज वगैरह में रहा था, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। फेसबुक का आप लोगों का स्थापना 2004 में आप लोग को देखने को मिलता है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। ओके, अब इसका नाम मेटा चेंज किया गया। फेसबुक बहुत सारा चीज़ को खरीद चुका है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह को, बहुत चीज़ को फेसबुक अब खरीद चुका है। जो मेटा नेम है फेसबुक का, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये ग्रीक नेम है ना, मेटा जो है ग्रीक नेम है, इसको याद रखें। और ये जो ग्रीक नेम जो होता है उसका अर्थ होता है आपका बियॉन्ड। क्या होता है? बियॉन्ड मतलब परे। और ऐसे देखिएगा, इसका मतलब होता है एक काल्पनिक दुनिया। हिंदी में देखिएगा तो इसका मतलब होता है, जैसे मेटावर्स वगैरह जो होता है, अब इसको मेटावर्स वगैरह आप लोग बहुत न्यूज में रहता है ऐसा वर्ड। मेटा का मतलब होता है, आपको देखने को मिलेगा, ग्रीक लेटर बियॉन्ड। एक मेटावर्स भी टर्म आता है जिसका मतलब होता है काल्पनिक दुनिया, ठीक है। तो अब जो मार्क जुकरबर्ग चाहते थे कि अब जो है सिर्फ अगर चैटिंग फैटिंग तक नहीं रखना है, इसको एक अलग दुनिया में लेके जाना है, इसीलिए इसका नाम जो है मेटा रख दिया गया था। तो फेसबुक के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वगैरह, एप्पल वगैरह हम जानते होंगे। चलिए, गूगल को 1998 में फाउंड किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट 1975 में, ठीक है, इसको याद रखें। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सात्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचई वगैरह हो गए, और उनको मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक है, ये पता होगा। एप्पल का सीईओ कौन है बताइए? एप्पल का सीईओ क्या एक इंडियन पर्सनालिटी है या फिर कोई बाहर के हैं? बताइए। बहुत ज़्यादा अभी न्यूज में रहा था कि जो टॉप 10 इंटरनेशनल कंपनी जो है उसके जो
हेड है वो अभी इंडियन ही है, तो उसमें बहुत न्यूज बना था। एप्पल तो आप लोग जानते होंगे, बताइए, इजी क्वेश्चन है। इसके जो है से अभी जो है से आपके सीईओ कौन है ये बताइए। फाउंडर तो सबको जानता होगा, टिम कुक वगैरह। तो बताइए, ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का जनरली आप उम्मीद नहीं करते हैं, और ये पास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, तो आप लोग देख के आराम से लगा दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या एज होगा। जो एक लोकसभा का जो मेंबर होगा उसका एज, तो आप लोग 25 लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि अगर वह जो है से एक राज्यसभा का मेंबर है तब, और आपको अच्छे से पता होगा कि राज्यसभा का कोई मेंबर बनता है तो उसके लिए एज जो है से रिक्वायरमेंट 30 है, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, छोटा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा इसमें फंसाता था, बहुत लोग गलत किए होंगे इसमें, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी अलग अलग एज क्राइटेरिया आपको बता देते हैं कि किस किस पोस्ट में कितना लगता है। 18 तो आपको पता होगा, 18 जो है वोटिंग एज होता है। 21 साल में आप लोग पंचायत वगैरह का इलेक्शन वगैरह लड़ सकते हैं। जो आप लोग देखते हैं विधायक वगैरह चुनाव लड़ते हैं या प्राइम मिनिस्टर लड़ते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो सांसद वगैरह होते हैं, उस सब के लिए 25 साल जो है निर्धारित है, ठीक है, 25 साल निर्धारित है। उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए होता है। कितना? 30 साल चाहिए होता है। अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 35 साल एज चाहिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है, लोकसभा जो है से आपका लोअर हाउस होता है। दोनों को मिला दिया गया है, अब नहीं, मतलब ऐसे नहीं, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है, उसका नया नाम संसद टीवी रख दिया गया है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एवरेज एनुअल रेनफॉल रेंज इन झारखंड इज, बोला जा रहा है कि जो झारखंड में एनुअल जो रेनफॉल होता है वह कितना होता है। 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, या फिर 300 से ज़्यादा सेंटीमीटर। तो देखिए, जो झारखंड में एवरेज जो बारिश होता है वह होता है आपका 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। अब बारिश कैसे नापा जाता है उसके लिए देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग के लिए है। एक जो रेन गॉज होता है, गॉग यहाँ पे रन गॉज ही पढ़िए, इसको GAUG होता है, आप लोग उच्चारण देख लीजिएगा, GAUG रेन गॉज। तो यह जो वर्षा जो है सब मिलीमीटर में नापा जाता है। और ये आप 1662 में जो क्रिस्टोफर व्रेन थे, क्या थे? क्रिस्टोफर व्रेन, वही जैसे ब्रिटेन ने पहला रेनगॉज बनाए थे, तो इनको याद रख सकते हैं थोड़ा सा। रेनगॉज देखिए इस तरह से होता है, तो इसको बारिश जब होता है ना तो इसको लगा दिया जाता है, और जितना सेंटीमीटर बारिश चढ़ता है तो उस तरह से नापा जाता है। देख सकते सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी मिलीमीटर स्केल लगा हुआ है। तो जितना चढ़ता है उसको बोला जाता है कि इतना मिलीमीटर ऐसे बारिश हुआ है, सेंटीमीटर में भी नापा जाता है। ओके, तो ऐसे इसको नापा जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से रेन गॉज से याद रखिएगा, रेन गॉज से बारिश नापा जाता है। और झारखंड में 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर बारिश होता है। झारखंड में जो बारिश होता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून, उससे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिसीव करता है झारखंड में वो आपका नेतरहाट प्लेस है। और नेतरहाट प्लेस आप लोगों को पता होगा झारखंड का कोल्डेस्ट प्लेस है। ओके, ये आपका लातेहार में देखने को मिलता है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत के जो निम्न राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व उच्च से निम्न क्रम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। ये जेपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पंजाब, बिहार, झारखंड या राजस्थान, बिहार, पंजाब, राजस्थान या झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार या झारखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर राजस्थान। देखिए, आप लोग 1-2 क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है से अगर कम हो ज़्यादा पता रहेगा तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रह जाता है। जैसे कि थोड़ा सा मुझे पता है ओके कि बिहार का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा था, तो उस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कट गया, बाकी 2 बचा, तो 50% चांस तो है कि सही हो जाएगा। अब बिहार, पंजाब, झारखंड या उत्तराखंड, या बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर उत्तराखंड, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा है।
1103 के आसपास यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। ओके, 1103 के आसपास आप लोग देखने को मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको याद रखिएगा। ऐसे जो गिवन ऑप्शंस वगैरह है आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा पंजाब, उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद उत्तराखंड आएगा। झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह है आपका 414, 414 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको याद रखिएगा। बिहार का सबसे ज़्यादा, पंजाब, झारखंड, ये सब जो गिवन ऑप्शन था। अगर जो गिवन ऑप्शन नहीं है, अगर सिर्फ मैं ऑर्डर वाइज बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन था, तो सबसे ज़्यादा बिहार का देखने को मिलेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल था ना, और थर्ड स्थान पे केरला था। तो ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी था। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर केरला। केरला एक ऐसा जगह है जहाँ पर भारत में सड़कों का सबसे अधिक जाल है, तो इसको याद, डेंसिटी सड़क का सबसे ज़्यादा है, इसको याद रख लीजिए। यही सारे थे, आप लोग देख लिया, सारा आंसर हो जाएगा बिहार, जो गिवन ऑप्शन था, पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड। ओके, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में थोड़ा सा बता देते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको धनबाद में देखने को मिलता है, और सिमडेगा में सबसे कम देखने को मिलता है। जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 159 है। ओके, तो 159, एक बैरल में इतना लीटर तेल भी होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। मैं जब बताता हूँ तो बार बताता हूँ ताकि आपको छप जाए। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गया, तो इसको देख सकते हैं ध्यान से। केरला क्वेश्चन याद रखिएगा, सड़कों का सबसे ज़्यादा जाल केरला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कुछ देखने को मिलेगा, ट्राइब्स वगैरह किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो एक तरह का क्वेश्चन है, इसको मैच कीजिए। थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, भील, फिर गद्दी या फिर मुंडा। देखिए, जो थारू जनजाति पाया जाता है आपको देखने को मिलेगा, थारू जनजाति आप लोग को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से इसका 4 चला जाएगा। भील ट्राइब जो है आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पे, भील राजस्थान में देखने को मिलता है। गद्दी देखने को मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, एक ट्राइब है, और एक मुंडा ट्राइब जो है आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो ए का 4, अब तक ए का 4 जैसे ही आप लोग टी लगाया तैसे ही ऑप्शन नंबर मिल गया आपको, A4 भील ट्राइब आपको राजस्थान में देखने को मिल गया, गद्दी हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद डी मुंडा झारखंड में आता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुंडा, इसको याद रख सकते हैं। मुंडा झारखंड की जनजाति है ना। झारखंड में देखिएगा ऐसे टोटल जनजाति 32 लिस्टेड हैं झारखंड में। 8 जो है आपका प्रिमिटिव जनजाति में आता है, यानी कि आदिम जनजाति में आता है, जिसमें को आप लोग बिरहोर वगैरह, असुर जनजाति वगैरह देखे होंगे। ओके, कोरवा वगैरह, तो ये सब जनजाति है। और झारखंड में 32 नदियाँ भी हैं, जिसमें 8 मुख्य नदियाँ हैं, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल है, यहाँ तक कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाली है। According to the 14th फाइनेंस कमीशन, नेट शेयर ऑफ टैक्सेस ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर इज। देखिए, आप लोग को देखने को मिलता है फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत हर एक 5 साल के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं सिर्फ एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ताकि सेंटर आपको पता होगा बहुत सारा टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, तो उस टैक्स का जो है बंटवारा वगैरह किया जा सके। ओके, जैसे जीएसटी वगैरह में टैक्स कलेक्ट हुआ तो उसमें स्टेट ज़्यादा पावरफुल होता है, आपको आइडिया होगा। तो उसमें टैक्स और का बंटवारा कैसा हो, उसके लिए फाइनेंस कमीशन होता है कि कितना कितना टैक्स देना है। तो देखिए, जो 14th फाइनेंस कमीशन था वो रिकमेंड किया था ना, 10% बढ़ा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था वह 42% जो है से इसको बढ़ा दिया था, 32% से 42% कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा 42%। इसके चेयरमैन थे YV रेड्डी ना, YV रेड्डी जो कि RBI के पूर्व गवर्नर भी हैं, आपको पता होगा, नोट वगैरह पर इनका नाम देखने को मिलेगा। तो YV रेड्डी जो थे आपका थे, और 42% जो है शेयर देने के बाद किया गया था कि स्टेट को हम लोग 42% देंगे। ओके, अभी 15th फाइनेंस कमीशन वगैरह चल रहा होगा, जिसके आप लोग को नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह अभी इसके चेयरमैन है, याद रखिएगा, लेटेस्ट। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। ओके, इसका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया, 2020 तक था, लेकिन 20 से 25 कर दिया गया। ओके, ये 15th फाइनेंस कमीशन को ही NK सिंह इसके चेयरमैन हैं। चलिए, अगर थोड़ा सा यहाँ से बात कर दें आपके लिए या कि सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा अभी जो टैक्स होता है वह सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो होता है ना, बिहार को मिलता है। लगभग देखिएगा जितना भी टैक्स होता है उसमें 10% जो है बिहार को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो है टैक्स जो दिया जाता है कर वह आपका बिहार है। ओके, और सबसे कम सिक्किम को जाता है। ये सब कुछ डेटा याद सकते हैं। 42 हो गया। NK सिंह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत आता है,
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका गठन करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी ऑफिसेस ऑफ एनजीटी आर देयर इन इंडिया। इंडिया में एनजीटी के कितने ऑफिस हैं, 2, 3, 4 या 5। देखिए ऐसे इसका हेड क्वार्टर को अगर मिला लें तो टोटल ऐसे ऑफिस का 5 बन जाता है ना, हेड क्वार्टर को मिलाकर टोटल 5 ऑफिस बन जाते हैं। ऐसे अगर पूछे कि हेड क्वार्टर कहाँ है तो आंसर आपका न्यू दिल्ली होना चाहिए। ओके, देख लीजिएगा एनजीटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, अभी चर्चा कर दूंगा एनजीटी वगैरह क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए एनजीटी जो आपका हो गया तो 2010 में इसको फॉर्म किया गया था। इसमें 5 इसके कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर होगा, ध्यान रखिएगा हेड क्वार्टर एनजीटी का आपका न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा 4 ऑफिस आपको देखने मिलेगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता पे चेन्नई। ओके, तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश एनजीटी। एनजीटी वगैरह बनाने वाला भारत पहला स्टेट कंट्री नहीं है, इससे पहले ही बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड पे आपका न्यूजीलैंड था। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें आप लोग को आइडिया होगा वीमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग वोटिंग राइट इन्हीं लोग दिए थे न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए इनको आप लोग कीवी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का नेशनल बर्ड कीवी है। आंसर हो गया 5। अब यहाँ पे जब 2010 में इसको फॉर्म किया गया था एनजीटी को, तो इसका नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट होता है, जैसे कि इसका नाम ही है राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण। इसको आप लोग देखिएगा आर्टिकल 21 के तहत गठन किया जाता है। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट ऑफ लाइफ है आपका और पर्सनल लाइबिलिटी वगैरह के बारे में है। तो राइट ऑफ लाइफ के बारे में आप लोग कभी से बात करते हैं तो अगर इन्वायरमेंट जो है से सही नहीं रहेगा तो जो कैसे जो है आप लोग अच्छा से जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए जो एनजीटी गठन आर्टिकल 21 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 12 पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा आर्टिकल 21। बाकी कहीं भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, प्रदूषण वगैरह के मामले में, दिल्ली वगैरह के मामले में, देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, एनजीटी तो इस तरह काम होता है, पोल्यूशन वगैरह के बारे में काम करता है। तो यह एक ट्रिब्यूनल है, अपने आप हरकत में आ जाता है कहीं भी अगर पोल्यूशन से रिलेटेड या कोई भी इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ करता है तो एक तरह का यहाँ पे न्यायाधिकरण कोर्ट होता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अभी जिसको चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल है ना, आदर्श कुमार गोयल अभी इसके चेयरमैन हैं एनजीटी के। फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड न्यूजीलैंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्राइड प्राइस एमोंग द हो कम्युनिटी नोन एज। ब्राइड प्राइस मतलब होता है कि जब शादी विवाह होता है तो आप लोग पता होगा कुछ कुछ वधु मूल्य दिया जाता है, डॉरी वगैरह दिया जाता है। तो हो समुदाय में, झारखंड की एक ट्राइब है, तो हो समुदाय में इसको क्या कहा जाता है, दाम बोला जाता है, दीरी, बुरु या फिर गोनोम। इसका सही आंसर होगा गोनोम। क्या होगा, गोनोम बोला जाता है हो समुदाय में। चलिए आज हो समुदाय के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ बता देते हैं। देखिए जो हो होता है, ठीक है, यह इसका एक प्रशासनिक व्यवस्था होता है, मुंडा मान की व्यवस्था। क्या होता है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। यह आपका हो ट्राइब के लिए देखने को मिलता है। जो ग्राम का प्रधान होता है उसको आप लोग मुंडा के नाम से जानते हैं। ग्रामीण प्रधान जो होता है उसको आप लोग मुंडा के नाम से जानते हैं। चलिए और एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। जो मुंडा होता है उसका एक सहायक होता है, जो ग्राम प्रधान जो होता है मुंडा उसका सहायक होता है, उसको आप लोग डाकुआ के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जो कैप्टन विल्किंसन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो है 1833 के अधिनियम के तहत जो है से इसको जो है इस्टेब्लिश कराया गया था, मान्यता दिया गया था। याद रखिएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कैप्टन विल्किंसन, आपको विल्किंसन रूल्स भी बताया था 1837 का, ये भी याद रख सकते हैं साइड में। बाकी कुछ कुछ और चीज़ आपको बता देते हैं। जो धार्मिक प्रधान होता है उसको दिवरी के नाम से जानते हैं, धार्मिक प्रधान को दिवरी के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक चीज़ देख लीजिएगा, जो हो समुदाय है उसमें 7 से 12 मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांव को मिलाकर एक बनता है आपका पीर। क्या बनता है, पीर। और वह पीर का जो प्रमुख होता है ना उसको आप लोग बोलते हैं मानकी। तो इसीलिए इसको नाम है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो मुंडा यहाँ पे ग्राम लेवल पे हो जाता है और मानकी जो होता है हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है, तो वहाँ से मुंडा मान की शासन व्यवस्था चलता है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, गोनों में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अच्छा देख लीजिए, फिर से बताता हूँ। मुंडा जो गांव का प्रधान होता है मुंडा, उसका सहायक डाकुआ कहलाता है। उसके बाद डाकुआ कहलाता है सहायक। उसके बाद देख लीजिएगा जो धार्मिक प्रधान होता है उसको दिवरी कहते हैं।
7 से 12 गांव मिलाकर एक पीर बनता है और पीर का जो प्रमुख होता है वो आपका देखने को मिलता है मानकी होता है। इस कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। आज थोड़ा गला फंस गया, साउंड में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैनेज कीजिएगा। वेयर इज द राम रेखा धाम इन झारखंड विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड रामा। लॉर्ड राम के बारे में जानते हैं, तो एक राम रेखा धाम है झारखंड में जो कि भगवान राम से रिलेटेड है। तो वह बताना है कि राम रेखा धाम जैसे झारखंड में कहाँ पे लोकेटेड है, संथाल परगना में, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में, साहिबगंज में या फिर सरायकला खरसावां में। सिमडेगा तो संथाल परगना तो अब एक डिस्ट्रिक्ट नहीं रह गया, इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट का लोग देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे राम रेखा धाम है। सिमडेगा से बोला जाता है मुख्य से 20 किलोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ से दूर जाइएगा तो वो जो है आपको राम रेखा धाम देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भगवान राम है से जो इनको वनवास मिला था उसमें 2 बार यहाँ पे आए थे, तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। ठीक है, राम रेखा धाम। चलिए कुछ चीज़ बता देते हैं यहाँ से। जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट था उसकी स्थापना 30 अप्रैल 2001 को किया गया था ना, गुमला से अलग किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो राम रेखा धाम है वहाँ पे सावन पूर्णिमा के दिन ना, सावन पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। सावन पूर्णिमा याद रखिएगा, सावन पूर्णिमा। आंसर हो गया सिमडेगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए बताइए कि इनमें से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद फाइनेंस कमीशन। अभी तो फाइनेंस कमीशन बताया ना, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन गया, तो फाइनेंस कमीशन तो हो गया, बाकी 3 बचा। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बात की जा रहा है, और द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो कौन जो है यहाँ पे नहीं आता है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, यह जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये जो है सारा जो है एक संवैधानिक निकाय में आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग कमीशन उस समय बना था, ठीक है, उस समय एक्ट था, तो उस समय 1990 का एक्ट था, उसके बाद 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। ऐसा कुछ ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक निकाय है, आपको अच्छे से आइडिया होगा, यह पार्ट 20 में आता है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में आता है, और जो है आपका आर्टिकल 324 में आता है, आर्टिकल 324 में। ठीक है, पार्ट 20 में संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368। फाइनेंस कमीशन तो आपको बताया ही था, अभी आर्टिकल 280 के तहत इसको गठन किया जाता है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये जो है पार्ट 17 में आता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पार्ट 17 में आता है। और इसको जो है राजभाषा आयोग जो होता है, इसका गठन जो होता है आप लोग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 344 होता है इसके तहत। जो राजभाषा आयोग होता है वो आर्टिकल 344 होता है, इसको याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं। ओके, ऑप्शन हो गया आंसर नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। चलिए बता देते हैं, जो आंसर तो आपका हो गया था डी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशनर आपके सुकुमार सेन देखने को मिलते हैं। जो फाइनेंस कमीशन था, जो फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर था वो था आपका केसी नियोगी। क्या थे? केसी नियोगी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था उसके फर्स्ट आप लोगों को चेयरमैन देखने को मिलते हैं बीजी खेर। कौन? बीजी खेर। तो इसको कुछ याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला सारा इंपॉर्टेंट होता है। आंसर डी हो गया। क्वेश्चन 20 देखते हैं। हु स्टार्टेड रेड शर्ट मूवमेंट। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेड शर्ट जो मूवमेंट है वह जो है कौन जो है इसको स्टार्ट किए थे? बाबा आमटे, खान अब्दुल गफ्फार खान, पिंगली वेंकैया या फिर सैडलो बिलार्ड, कौन किए थे? देखिए आपको आंसर मिल जाएगा इसका, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान एक पाकिस्तानी देखने को मिलते हैं पर्सनालिटी, जो कि रेड शर्ट मूवमेंट का आविष्कार किए थे। इसको आप लोग ना खुदाई खिदमतदार के नाम से भी जानते हैं रेड शर्ट मूवमेंट को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान है, यही पर्सनालिटी है। खान अब्दुल गफ्फार खान को देखिएगा 1990 में 1987 में इनको जो है आपको दिया गया था भारत रत्न। और जो सेकेंड पर्सनालिटी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था उनको 1990 में दिया गया था, जो कि थे कि प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। तो दो ऐसे विदेशी भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ओके ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में पाकिस्तान के थे और 1990 में आपको साउथ अफ्रीका के पर्सन थे, तो याद रखिएगा। बाकी तो ऐसे अब मदर टेरेसा को भी आप लोग दे चुके हैं भारत रत्न।
आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। बाबा आमटे जो है एक सोशल वर्कर हैं, ये लेप्रोसी के लिए काम करते हैं, कुष्ठ रोग के लिए। कुष्ठ रोग तो समझते होंगे, जिसके लिए आप लोग बहुत बार सुने होंगे एमडीटी का दवा, अब तो उतना चलता नहीं है। एमडीटी क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मल्टी ड्रग थेरेपी। पिंगली में कहिए आपका जो झंडा देखते हैं आप लोग, झंडा ट्राई कलर, उसके जो है डिजाइनर थे, तो याद रख लीजिएगा। बाकी सैडलो बेलार्ड जो है कहीं बहुत जाना माना नाम है, झारखंड पर्सपेक्टिव में आपको याद होगा। राजभवन, राजभवन क्या होता है, जो गवर्नर का रहने का घर होता है उसको राजभवन बोलते हैं। तो सैडलो बेलार्ड जो है यही झारखंड के जो रांची में जो राजभवन है उसके जो है डिजाइनर है सैडलो बेलार्ड। ठीक है, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे था ही नहीं, लगभग 90 था ही नहीं, 1930 से लेकर 1930, मैं सोचा कि डायग्राम लिया हूँ आज, 1930 से 1931 तक इसको बनाया गया था। सैडलो बेलार्ड थे यहाँ पे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, यह झारखंड के जो है राज्यपाल का रहने का घर है। आज रुके राज्यपाल से रिलेटेड चीज़ बताते हैं। झारखंड टोटल अब तक ना 9 राज्यपाल बन चुके हैं, देखिएगा तो। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। और जो राज्यपाल होता है 3 आर्टिकल मैं हमेशा बताता हूँ, 153, 155 और 157। 153 बोलता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत एक गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 157 जो है एबिलिटी के बारे में बात करता है कि क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो 3 आर्टिकल याद रख लीजिएगा। ठीक है, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनालिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन इसके जो है फाउंडर जो है हैं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के, चित्तरंजन दास को आप लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु, तो इनके जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, CR दास शॉर्ट में बोलते हैं इनको। तो इन्हीं दोनों के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कब? 1 जनवरी 1923 में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी को जो है स्थापना किया गया था। अगर देखिएगा जब स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, जो CR दास थे वो प्रेसिडेंट थे। क्या थे? CR दास जो है प्रेसिडेंट थे और जो मोतीलाल नेहरू थे सेक्रेटरी थे। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, कुछ कुछ अंदर जाके पूछे तो मुझे नहीं लगता उतना आपसे पूछेंगे। बाकी स्वराज की जो सबसे पहला बार मांग था, आपको पता होगा 1929 का लाहौर का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे उठा था स्वराज। ठीक है, मतलब अपना राज, सेल्फ रूल। ओके, स्वराज 1929 लाहौर के अधिवेशन हुआ था। हेड कौन उस समय कौन कर रहे थे उसको प्रेसाइड? जवाहरलाल नेहरू ना, जे नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जो आपका संडे स्पेशल वीडियो नंबर 11 है, उसका है हाउ मेनी टोटल रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। बोला जा रहा है कि टोटल भारत में रामसर साइट्स कितने हैं? 49, 47, 48 या 42। देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि 47 लगा दें, अभी लेटेस्ट जो है आपका 2 ऐड हुआ था, तो अब 49 हो गया रामसर साइट्स। क्या है? 49 रामसर साइट्स वगैरह हो चुका है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि एक खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? खिजादिया, नाम ही ऐसा है, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह आपको देखने को मिलता है गुजरात में। और एक है बखीरा। क्या है? बखीरा। तो ये 2 जो है आपका लेटेस्ट जो है रामसर साइट देखने को मिलता है, ये यूपी में पड़ता है। तो इसी तरह से टोटल रामसर साइट भारत में 49 हो गए हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1979 में। रामसर एक ईरान में जगह है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग वेटलैंड्स को यानी कि नम भूमि को बचाने के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, ईरान में एक जगह है रामसर। 2 फरवरी को आप लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं। डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईरान में आप लोग चाबहार वगैरह भी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ तक आते हैं जय हिंद जरूर लिखें। अगर लगता है कि यहाँ तक आने के बाद कि हाँ वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।